हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में जो बात करने जा रहे हैं वो है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर, कैसे हम लोग प्रभावशाली आंसर लिख सकते हैं। उससे संबंधित जो है हम लोग टोटल 10 पॉइंट है, वो 10 पॉइंट पे 10 महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग ध्यान देंगे ताकि आंसर जो आपको जो है क्वालिटी कंटेंट उसमें आए। तो ये चीज है। दूसरा चीज हम लोग दूसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे वो है कि आंसर फॉर्मेटिंग किस प्रकार का होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अनुसार फॉर्मेटिंग हालांकि चेंज करता है, लेकिन फिर एक जनरल पैटर्न, जनरल रूप से आंसर फॉर्मेटिंग किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो मेरा जो व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं अपने आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ आपको इसमें कुछ नयापन कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह है कि आप इस तरह का फॉलो करते हैं तो आपका आंसर जो है काफी प्रभावी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। तो उसमें सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, मेंस का क्वेश्चन। और इस मेंस का क्वेश्चन में सबसे पहला जो पेज रहेगा उस पर लिखा रहेगा आपको इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपको टोटल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो उसको 30 सेकंड लगेगा, आप इंस्ट्रक्शन को भली भांति पढ़ ले। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का सबसे जो मुख्य कारण होता है, जनरली कुछ चेंजिंग नहीं रहता है, आपको जो पता है उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। लेकिन कहीं कोई सेक्शन वाइज अगर सेक्शन में कुछ चेंजिंग करता है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन वाइज इन चीजों को आप ध्यान रखने के लिए एक बार इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल है पढ़ लें। उसके बाद में आप क्वेश्चन को पढ़ लें। जो फर्स्ट पेज आएगा, जो फ्रंट पेज होता है वो तो इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद का जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं अभी जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं और पेपर 2 की, तो जीएस की बात कर रहे हैं मुख्यतः, जिसमें कि 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। सभी क्वेश्चन का 8 मतलब सभी क्वेश्चन का 38 नंबर होता है और 2 क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको 36-36 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार जो 300 नंबर का होता है और 3 घंटा आपको समय रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शुरुआत कैसे करेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को मोर देन 2-3 टाइम्स आप पढ़िए। 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा है सिंपल क्वेश्चन, फिर भी आप उसको पढ़िए। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 1 मिनट 2 मिनट में आप बहुत अच्छा से आप पढ़ लेंगे। 1 मिनट आप समय दीजिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन को पूरा अच्छा से समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग को समझिए। क्वेश्चन को बार बार आप उसको बार बार समझिए कि डिमांड क्या कर रहा है। सिर्फ कहानी लिख देने से आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया, फिर इंस्ट्रक्शन हो गया, सेकंड स्टेप हो गया हमारा क्वेश्चन के नेचर को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। उसके लिए आपको 3-4 बार पढ़ना होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ने के बाद में कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, जो उसकी जरूरत है, उसके अनुसार जो है आप वहां पे एक अंडरलाइन एक मार्क कर दें कि क्या ये डिमांड कर रहा है, ताकि आपको दिमाग में घूमता रहे कि जब भी आंसर आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में घूमता रहे कि इस पॉइंट से मैं भटक नहीं जाऊं, उसी के आसपास में मैं रहूं। तो उसके लिए क्या है कि उस एरिया को आप जो है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, वहां पे आप थोड़ा सा हल्का सा पेन से आप डार्क कर दें ताकि आपको माइंड में ये क्वेश्चन रहे कि मैं जो लिख रहा हूं इसका ये डिमांड है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो अंडरलाइन आप जरूर करें। और भी जो क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद उसको टिक कर दे ताकि आपको दिमाग, हालांकि सबको पता रहता है कि मैं ये क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखता है खुद आदमी बहुत परेशान हो जाता है स्टूडेंट लिखते लिखते। लेकिन आप उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा, मैं आपके लिए बोला ताकि आप थीम जो है मेन सब्जेक्ट से आप भटके नहीं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि क्वेश्चन आजकल देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सेगमेंट वाइज पूछ रहा है। सेगमेंट वाइज मतलब एक ही क्वेश्चन को अब 38 नंबर दे दिया है। अब 38 नंबर देने का मतलब है कि उस क्वेश्चन को वो सेगमेंट वाइज एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिला के पूछ रहा है। मतलब वो जानना चाह रहा है कि आपको उसके बारे में पूरा आइडिया है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान समझने के लिए आप सारे सेगमेंट को, क्वेश्चन के सारे सेगमेंट को अच्छे से आप पढ़िए, समझिए कि वो डिमांड क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है। और आंसर जब लिखिएगा तो सेगमेंट वाइज आंसर लिखिएगा। तो पहले तो क्वेश्चन का आप सेगमेंट वाइज उसको आप समझ लीजिए और आंसर भी सेगमेंट वाइज लिखिए। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कि वर्ड लिमिट को आप बहुत ध्यान में रखें। आपको ध्यान में रखना है कि मेरे पास जो कॉपी है वो दोबारा नहीं मिलेगा, अलग से पेज आपको नहीं मिलेगा। वर्ड लिमिट को आपको सीमित रखना है, कम शब्दों में आपको ज्यादा कुछ लिखना है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना है। आप मान के चलिए कि 300 वर्ड के आसपास में रखिए। तो वर्ड लिमिट पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन देना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा इस पे लिखना है, बहुत सारा चीज कंटेंट है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 38 की जगह पे 40 नंबर दे देगा, उसके चक्कर में आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा जो कि बहुत ज्यादा आपका नुकसान करेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए।
और अगला जो है कि पेज मैनेजमेंट कीजिए। पेज में आप जब पेज, आपको पता है कि आपके पास कितना पेज है, 34 पेज मान के चलिए, तो हर पेज हर 8 क्वेश्चन लिखना है तो 4 पेज ऑन एवरेज मान के चलिए। अगर 30 पेज में लिखते हैं तो अच्छी बात है, ये भी बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 34-36 पेज भरना है। तो आंसर जो लिखे उसमें पेज मैनेजमेंट पे आप ध्यान रखें, और ध्यान में रखें क्योंकि बहुत लोग स्टैट के क्वेश्चन में है ना बहुत ज्यादा पेज बर्बाद कर देते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन है वो पेज के अनुसार मैनेज हो, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के लिखने के लिए आपको पेज हो जाए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके आगे में हम लोग देखें, बहुत स्टूडेंट डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि क्या से पिक्चर बनाना जरूरी है, फोटो बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। तो ये जबरदस्ती का डायग्राम बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जहां पे आपको लगता है, और बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, जितना भी आप सिंपल फ्लो चार्ट बता सकते हैं ताकि सामने से बस दिख जाए। क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी रहेगी, उतना समय नहीं रहेगा कि आप उस चीज को समझें और उसके बारे में पहले आप उसको डायग्राम बनाए उसके बाद में आंसर लिखे, इतना नहीं होगा क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी होती है एग्जामिनेशन में। एक बार कलम जब लिखना शुरू हो जाता है तो फिर बीच में रुकने का नाम नहीं लेता है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो फ्लो चार्ट आप जरूर बनाइए, पिक्चोरियल डायग्राम वगैरह कुछ डालिए, लेकिन बहुत ही सिंपल, और उस लाइन में मतलब लिखते क्रम में ही उसी लाइन में आप उसको डायग्राम करके, अगर 4 पॉइंट है तो चारों को आप जो है एक लाइन बना के उसको लिख दें और उसके बाद में सबको एक्सप्लेन कर दें। या फिर कुछ और अगर पिक्टोरियल आपके माइंड में आता है, तो अगर मैप ही बनाना है, अगर मैप ही बनाना है तो आपको पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप बात करें इंडिया श्रीलंका का, तो वी शेप में आप इंडिया को बना दीजिए, उसके बगल में श्रीलंका बने, ताकि लग जाए पिक्टोरियली कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हर क्वेश्चन में पिक्चर डालना जरूरी, हर क्वेश्चन में आपको मैप डालना जरूरी, ये सब नहीं है, ये सब गंदा कर देता है। आपको ध्यान रखना है कि जहां पे जरूरत है वहां पे आप डालें, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, इफेक्टिव लगेगा। इसमें हम लोग पिक्चर को क्यों ऐड करते हैं, ताकि खूबसूरत लगे। अब इतना पिक्चर डाल देंगे जो कि मीनिंगलेस टाइप से लगे। पिक्चर बनाना है, बहुत बड़ा भी नहीं बनाना है, आपको पेज को ध्यान में रखते ही छोटा बनाना है, उसको समझा देना है ताकि दूर से आपको कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए। तो हो गया। और 9th पॉइंट में देखें तो वो है कि जो भी क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हैं उस क्वेश्चन में करंट से रिलेटेड अगर कुछ घटनाएं हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, उससे रिलेटेड कुछ अगर एग्जाम्पल से भी घटनाएं हुई हैं तो उसको उसमें आप एग्जाम्पल के रूप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ भी नया कुछ घटना है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, तो उसमें चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के बाद में 2017 में किस प्रकार किया गया था, तो ये सब चीज कुछ कुछ घटनाओं को आप ऐड कर सकते हैं। आर्ट कल्चर में भी आप ऐड कर सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सभी जगह आप जो है करंट की घटनाएं अगर आपको मिलती है तो आप उस चीज को उससे रिलेट करते हुए उसको ऐड कर देंगे तो थोड़ा वैल्यूएबल होगा। और उसमें बहुत जगह से आप जो फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा किए हैं, जो छोटा छोटा चीज आप ध्यान रखे हैं, उसको आप इसमें ऐड कर दें। ध्यान रखें इसमें ज्यादा डाटा को नहीं डालें। डाटा जो है ये नहीं है कि आपके आंसर को मजबूती देता है, बल्कि डाटा जो है वो ये बतला देता है कि मतलब स्टूडेंट को जो है उस थीम को नहीं समझ पा रहा है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। क्वेश्चन कभी भी डाटा से संबंधित नहीं होता है, डाटा का डिमांड नहीं करता है। डाटा वही दीजिए जो उस क्वेश्चन को फुलफिल कर पा रहा है। जबरदस्ती आप जो है पूरा डाटा को नहीं डालें, डाटा जो है कम से कम इस्तेमाल करिए। उस क्वेश्चन को, थीम को समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके अनुसार जो है आप उसको आंसर को फॉर्मेट कीजिए। और जो लास्ट पॉइंट जो है वो है कि आप हैंड राइटिंग जो है काफी क्लियर रखिए। अगर आप बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो लाइनिंग के बीच में गैप थोड़ा डालिए, ताकि दिखने से मतलब हैंड राइटिंग क्लियर लग जाए। उसके साथ साथ जो आप लोग सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं वो सेंटेंस एकदम सिंपल होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं होना चाहिए। कुछ अगर शब्द अगर आपको लगता है कि नहीं ये शब्द जो है काफी मीनिंगफुल है, और कुछ अच्छे अच्छे अगर आपके माइंड में शब्द आते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो शब्द को आप जरूर डालिए। कुछ अगर इंग्लिश टर्म भी आता है, अगर हिंदी मीडियम से इंग्लिश टर्म आता है तो इंग्लिश टर्म भी आप डाल सकते हैं, इसके लिए कोई परहेज नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को आप जो है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। दूसरा है क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। तीसरा में है कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसको आप अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको अटेंशन उस पर बना रहे। चौथा है कि आंसर को आप सेगमेंट वाइज लिखिए ताकि कोई हिस्सा छूट न जाए। पांचवा है कि वर्ड लिमिट को आप समझिए, शब्दों की आप अहमियत को समझिए, कितना शब्द आपको लिखना है। मोर लेस लगभग 300 वर्ड्स होता है। छठा में है कि 300 वर्ड्स के आसपास में आंसर रखिए। थोड़ा सा हल्का फुल्का वैरी होगा, लेकिन 300 वर्ड्स जो है इतना सफिशियंट होता है आंसर के लिए। तो इससे ज्यादा कहने पे आपको ज्यादा समय जा सकता है, क्वेश्चन छूट सकता है। तो 300 वर्ड्स के आसपास में रखिए।
और जो सेवंथ है वो है कि पेज मैनेजमेंट कीजिए, ताकि आपको पता हो कि आपके पास एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलने वाला, उसी पेज में आपको सारांश से लिखना है। पेज में सारे क्वेश्चन का कॉलम वाइज नहीं दिया जाता कि पहला को इतना से इतना लिखना है, आप जितना पेज में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके पास जो बाकी क्वेश्चन बचा होगा उसको उतना में लिख पाएंगे ना, उतना में सफिशियंट हो जाएगा ना। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और आठवां जो है कि पिक्टोरियल डायग्राम वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, जो भी उससे रिलेटेड कुछ अगर मैप, कुछ अगर रफ स्केच कुछ आता है माइंड में, या फिर कुछ अगर डायग्राम कुछ आता है तो उसको ऐड कीजिए, लेकिन जबरदस्ती का ऐड मत कीजिए। उसका डिमांड है, अगर लगता है कि उससे और बेहतर हो सकता है तभी डालिए। ये ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में मैं डाल दूं ताकि ज्यादा अच्छा लगे, ये भी सही नहीं होता है। आप डिमांड के अनुसार डालें। और नाइन्थ हो गया कि करंट जो अपडेट होता है, जो भी करंट घटना है उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ घटनाओं को उसके साथ आप एग्जाम्पल के तौर पे या फिर कुछ किसी भी तरह से आप उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज, आपने कितना पढ़ा, कितना मेहनत किया, उसके अनुसार आप उसको इंक्लूड उसमें आप भर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि क्वेश्चन अगर लिखेगा, क्वेश्चन कोई भी अगर पढ़ेगा तो उसको अपडेट मिलते लगेगा कि नहीं अभी का रिसेंट का कुछ घटनाओं को डाला है, इसी घटा हुआ नहीं बल्कि उस घटना को कुछ समझता है। आंसर को लिखते समय ये सब चीज पे आपको ध्यान रखना है। और जो टेंथ है, जो कि अच्छा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि हैंड राइटिंग आप काफी क्लियर रखें। आप कितना जानते हैं ये महत्व नहीं रखता है, कितना अच्छा कॉपी में लिख पाते हैं आंसर को ये मायने रखता है, क्योंकि आपका कॉपी जाता है एग्जामिनर के पास में, ये नहीं जाता है कि आप कितना जानते हैं। उसी कॉपी के आधार पे आपका वो नॉलेज टेस्ट करता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि मेरा कॉपी जा रहा है, कॉपी को आप क्वालिटी बनाइए और उसी के आधार पे आपका होगा। सेंटेंस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, ऐसा नहीं कि ज्यादा आप बहुत अच्छा शब्दों के जानकार है तो बहुत डिफिकल्ट शब्द वगैरह भी मत डालिए। जो उसके लिए प्रयुक्त जो अच्छा अच्छा शब्द है उसको आप डालिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सेंटेंस को बहुत सिंपल बनाइए, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक लाइन अगर बनाइए तो एक से मतलब वन लाइन सेकंड लाइन में जाते जाते वो एक सेंटेंस खत्म हो जाए, ऐसा बनाइए। कि एक सेंटेंस में ऐसा नहीं कि दो तीन चीज कहते, ऐसा नहीं, हर एक सेंटेंस को आप मीनिंगफुल बनाइए। तो ये तो हो गया हमारा हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आंसर का फॉर्मेटिंग किस प्रकार करेंगे। आंसर का फॉर्मेटिंग देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन क्वेश्चन कैसा है और उसके अनुसार ही उसका आंसर का फॉर्मेटिंग होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आंसर इफेक्टिव लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को 3 बार 4 बार आपको पढ़ना होगा। देखने में भले क्वेश्चन सिंपल लगे लेकिन फिर भी उसको आप पढ़िए, ताकि हो सकता है कुछ और नया चीज कुछ आपको मिल जाए। इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। तो जब ये आंसर फॉर्मेटिंग कीजिए तो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है उसको आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, उसमें जो वर्ड्स है उसका मीनिंग समझाने की कोशिश कीजिए। तो है क्या, डोकला में स्टैंड अप से पूछा था तो डोकला विवाद क्या है, हालांकि क्वेश्चन ही पूछ दिया था, लेकिन अगर डोकला विवाद क्या है ये नहीं भी पूछता, डोकलाम से संबंधित पूछ देता, तब भी आप वहां पे 4-5 लाइन में आप उसको बताते कि मैं बात जो कर रहा हूँ, क्वेश्चन जो लिख रहा हूँ किसके बारे में लिख रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आपका कॉपी जाता है किसी एग्जामिनर के पास में तो वो आपका जो है इंट्रोडक्शन देख के ही वो अंदाजा लगाता है कि कितना असरदार लिखा है। तो इंट्रोडक्शन मायने रखता है। ज्यादा तो क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन लिखिए, लेकिन ज्यादा नहीं लिखिए। उसके मीनिंग्स को समझाइए, उसमें जो वर्ड्स हैं जो कि लगता है कि ये वर्ड्स कुछ मीनिंग रखते हैं और इसका इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, उस वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसानी से, जो अपनी भाषा में आप इसको लिखे। बहुत किताबी भाषा भी है तो किताबी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा जो है उससे वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में ही बोलता है कि आप स्टूडेंट जितना चाहे अपनी भाषा का प्रयोग करें, अपनी भाषा में लिखे। तो उसको ध्यान रखना है कि आप कैसे उस चीज को समझा रहे हैं एग्जामिनर को आप समझाना है, आपको कितना सिंपल आप समझाते हैं वो आपको कॉपी देख के पता चलेगा। तो ठीक है, दूसरा हम लोग देख लिए कि सेगमेंट वाइज, ईच सेगमेंट, सारे सेगमेंट को आपको आंसर करना है, कोई भी सेगमेंट छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं पहले ही बोला कि आप सेगमेंट वाइज है उसको अंडरलाइन करें। तो पहला इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद में सेगमेंट वाइज जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वो लिखिए, फिर बीच में जो कहानी का जो थीम होता है, जो मेन पॉइंट होता है, उसके इर्द गिर्द ही सारे जितना भी आप पॉइंट ऐड करते हैं, कुछ अगर डाटा भी अगर उससे संबंधित सिंपल डाटा अगर याद आता है तो उसको आप उसी के थीम के आसपास में मतलब प्रयुक्त करते हुए, उसको यूज करते हुए उसको आप लिख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया हमारा जो फॉर्मेटिंग का हो गया। तीसरा हो गया कि आंसर जो लिखिए, ज्यादातर आंसर कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज लिखें, ताकि उसको पता चले कि आप, जैसे बहुत होता है कि पैराग्राफ होता है चेंज करते हैं, बहुत पैराग्राफ भी चेंज करते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट वाइज होता है ना वो आपको हर एक पॉइंट को पढ़ लेगा, क्योंकि पैराग्राफ में होता है ना वो आपको पूरा कहानी को पढ़ नहीं पाता है, उन लोग भी थोड़ा सा सुस्ती बरतते हैं, तो वो आपको वहां पर आपको एवरेज कर देगा। अगर पॉइंट वाइज लिखे हैं तो पॉइंट में अगर इफेक्टिव पॉइंट है तो इफेक्टिव पॉइंट हो, तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें मुझे पॉइंट ठीक से नहीं पता है तब तो आप पैराग्राफ में ही लिख दें,
लेकिन अगर लगता है कि नहीं इसमें मैं इफेक्टिव पॉइंट डाल रहा हूँ, तो उस इफेक्टिव पॉइंट को आप लिखिए थोड़ा गैप कर करके, ताकि क्लियर दिखे कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। एंड बहुत स्टूडेंट का कहना था कि अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अंडरलाइन की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि आप इस तरह से पॉइंट को अरेंज करें कि बस सेंटेंस दिखे। अंडरलाइन हम क्यों करते हैं? ताकि उस पर आप जोर देना चाहते हैं। आप सेंटेंस ही इतना क्लियर लिखें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन इनकेस अगर अंडरलाइन करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉपी में जो होता है ना, कुछ होता है जो शुभ लाभ या क्या क्या कुछ स्वास्थ्य वगैरह चिन्ह बनाती है, ये सब चिन्ह नहीं बनाना होता है। बाकी आपको कॉपी में ये सब कुछ कुछ आप कर सकते हैं। चौथा जो है कि आंसर जब भी आप लिखें किसी भी क्वेश्चन का, खासकर करंट रिलेटेड इश्यूज है, तो एक अनबायस्ड रूप से लिखें, मतलब किसी का पक्ष नहीं ले। हमेशा ध्यान में रखें कि आपको संविधान और देश का जो नियम कानून है उसके अनुसार ही आपको चलना है। आपका जो ऑफिसर आप जो ऑफिसर बन रहे हैं उसका क्या काम है? इस देश के संविधान को रक्षा करना और इस देश के जो नियम कानून है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसको बचाना। ये ऑफिसर का काम है। तो इस चीज को आपको जो है ध्यान में रखते हुए देना है। कभी भी आप अगर कहीं फंसते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, संविधान के सहारा लेते हुए उस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अगर डिस्प्यूटेड टाइप का मैटर लगता है तो वहां पे अपना पक्ष जो है एक ऐसा रखें जो कि ना तो एक पक्ष वाला नाराज हो ना दूसरे पक्ष वाला, तो मतलब आपको लगे कि एक बैलेंस्ड वे में। और कितना बैलेंस लिखते हैं ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी क्वेश्चन का अंत करें, जो हम लोग 5th पॉइंट देख रहे हैं, जब भी क्वेश्चन का अंत करें तो लास्ट में कंक्लूजन के रूप में कुछ डालें। कि अगर मान लीजिए किसी का आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसी चीज का आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो उसमें आप वे फॉरवर्ड बताइए कि हाँ इसमें बुराइयां हैं, लेकिन अगर इस सारे स्टेप्स को अगर अपनाया जाए तो इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। मतलब वे फॉरवर्ड आप इसमें जरूर ऐड करें। कुछ अगर कहानी लिख रहे हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा ये सब विद्रोह जो लिख रहे हैं, उसके लास्ट में कंक्लूजन किए थे, इतना जो हंगामा हुआ, इतना जो आंदोलन चला, इसका मतलब फल क्या मिला, कंक्लूजन क्या निकला, उस कंक्लूजन को ऐड करना ये जरूरी है। लास्ट में अपना कुछ मैटर जो ऐड करना चाहते हैं कंक्लूजन में, वो भी ऐड कर सकते हैं। जिससे कुछ जो स्पेसिफिक होता है उसको तो खैर आपको जो नॉलेज है उसके अनुसार डालना है, लेकिन कुछ चीज अगर पूछता है कि आपका इसमें राय है, तो आप अपना भी सलाह दे सकते हैं वे फॉरवर्ड के रूप में। वे फॉरवर्ड के रूप में अपना पॉइंट ऐड कीजिए, काफी इफेक्टिव होगा। तो फॉर्मेटिंग में हम लोग देख ली, पहला है कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, इंट्रोडक्शन आप जरूर लिखें, ताकि क्वेश्चन का एक मीनिंग समझ में आए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन को सेगमेंट वाइज बढ़िए, सेगमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है तो उसके अनुसार बढ़िए। तीसरा है कि जो आंसर लिखिए वो कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज हो। अगर आप पैराग्राफ में भी लिखते हैं नो प्रॉब्लम, कि पॉइंट वाइज ज्यादा कंपेरेटिवली सही होता है और देखने में अच्छा लगता है। चौथा है कि अपना व्यूज और जो थीम देते हैं उस आंसर का अनबायस्ड रहे, बिल्कुल किसी पक्ष में नहीं जाए। कोई कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको तर्क नहीं देना है। आपको संविधान को रक्षा करना है, संविधान को पकड़ के रखना है, और उसके साथ साथ जो हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको रक्षा करते हुए, उनके जो हित है उसको रक्षा करते हुए आपको आंसर को लिखना है। उसके अलावा जो है लास्ट में आप जो कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड डालें। तो ये 4-5 अगर टाइप से फॉर्मेटिंग अगर 5 सेगमेंट में अगर करते हैं तो क्वेश्चन काफी प्रभावशाली लिखेंगे। तो लास्ट में कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड करते हुए आप जो है आंसर को एंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पूरा इस लेसन में हम लोग बात की है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर एंड हाउ टू फॉर्मेट। तो हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे और कैसे आंसर लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आप इसको जरूर इसको आजमाइएगा, जब भी आप आंसर लिखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो उसमें आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। आप खुद भी उस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, अपने कॉपी को खुद भी चेक करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा जो आंसर है ना काफी मीनिंगफुल है, काफी इफेक्टिव है। तो इन सारी चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिए और काफी अच्छा स्कोर कीजिएगा। और जो 63rd एग्जाम दे रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हैं उतना आपको काफी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, शांत रखना है दिमाग, बस आपका एग्जाम आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये था आज इस लेसन का मुख्य थीम। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं वहां तक इस वीडियो पहुंचे और उन लोगों को भी इससे फायदा हो। ओके, बाय बाय।